नमस्कार साथियों। संस्कृत एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे आरबीएसई कक्षा जो 10 की बुक है राजस्थान अध्ययन की, उस बुक में से प्रत्येक अध्याय के वन लाइनर्स। तो देखिए, हमने अब तक 8 अध्याय के वन लाइनर जो है हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज का अपना ये 9वां अध्याय है। इसका नाम है राजस्थानी भाषा व साहित्य। तो आज हम इसी अध्याय का अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने जो साथी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस से लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को। देखते हैं आज का अपना 9वां अध्याय का वन लाइनर्स। मरुभाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? मरुभाषा का तो ये मिलता है कोलाईमला में। और ये कहाँ पर किसके कब लिखी गई थी? 913 ईस्वी में। तो ये प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है। मरुभाषा का पहला जो लिखित उल्लेख है वो अपने को कोलाईमला में मिलता है। 1913 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और देखिए, कोलाईमला की रचना किसके द्वारा की गई थी? उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। इसको देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और कब किया था? 1912 में। देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है 9वां यानी 9वां अध्याय जो है पूरा ही जो है महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इसमें से प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें। इसके बाद देखिए, किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया था? तो किस पुस्तक में किया था? उस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? देखिए, वो अपभ्रंश भाषा है मरु गुर्जरी। तो मरु गुर्जरी से राजस्थानी का जो है उद्गम माना जाता है। इसके बाद देखिए, राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उसको बांट सकते हैं अपन 2 भागों में। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती हैं? तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अपने को मिलती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और बांगड़ी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती हैं, यानी कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो देखिए, पूर्व राजस्थान में सम्मिलित कौन कौन सी बोलियां हैं? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। अहिरवाटी को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो अहिरवाटी को राठी नाम से भी जाना जाता है। थली व गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की उपबोलियां। थली और गोडवाड़ी जो है मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? तो आमेर जयपुर, देखिए जयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाई थी। और देखिए, छः शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? तो 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता है अपने ढूंढाड़ी भाषाओं में, जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांशतः बोली जाती है। अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है मेवाती भाषा। ये अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती का किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? देखिए, मेवाती भाषा पर, तो मेवाती भाषा पर मिलता है अपने को ब्रज भाषा का प्रभाव। मेवाती भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, वागड़ी बोली को किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? वागड़ी बोली पर, तो वागड़ी जो बोली है उस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वागड़ जो क्षेत्र है वो गुजरात के नज़दीक है, इसलिए। रागड़ी और निमाड़ी किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो देखिए, रांगड़ी और निमाड़ी जो है वो मालवी की उपबोलियां हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र में किस बोली का प्रभाव देखा जाता है? शेखावाटी
बोली का प्रभाव देखा जाता है। राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? वीर गाथा काल, तो ये कहा जाता है प्राचीन काल को। कब से कब तक था? 1050 से 1550 तक वीर गाथा काल था, और इसी को जो है वीर गाथा काल कहा जाता है। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो देखिए रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास है। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? भक्ति काल, तो भक्ति काल कहा जाता है पूर्व मध्य काल को, और ये कब से कब तक था? 1450 से 1650 तक। राम रासों का लेखक कौन था? माधोदास ददुवाड़िया। माधोदास ददुवाड़िया राम रासों का लेखक था। हरिरस और देवयान किसकी रचनाएं हैं? ईसरदास की है। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? देखिए रघुनाथ रूपक है कवि मंछाराम की। इसके बाद देखिए राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू होता है? तो आधुनिक काल शुरू होता है 1850 से। राजस्थानी भाषा साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था? तो ये किया था बांकीदास, जो कि मारवाड़ का था, और एक था सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों ही कवि थे। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा में चेतना का शंखनाद किया था। राजा महाराजाओं द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों के विवरण को लिखवाना क्या कहलाता था? ये कहलाता था ख्यात। अचलदास खींचरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवदास गार्डन के द्वारा। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, इसका लेखक कौन है? खिड़िया जग्गा इसका लेखक है। कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? दवावेद कहलाता है। इसमें उर्दू और फारसी जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो क्या कहलाता है? झमाल कहलाता है। देखिए ये प्रश्न अपने को अन्य गाइडों में देखने को नहीं मिलता है, मैंने देखा है। तो देखिए राजस्थानी काव्य का जो मात्रिक छंद जिसमें दोहे हो क्या कहलाता है? झमाल कहलाता है। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए कहानी की तरह करने व सुनने की विधा क्या कहलाती है? वाद कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट देखिए, किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है? यह होता है झूलना में। यह प्रश्न भी एक नया है, इसको भी ध्यान में रखें कि किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है? तो यह होता है झूलना में। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। पर्ची, ठीक है। देखिए अगला फैक्ट, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां क्या कहलाती है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को जो प्रकट करती है वो रचना क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की जाती है शोक व्यक्त करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मर्ष्या। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध आदि का विस्तार हो, यानी कि विस्तार से वर्णन हो इन सभी का, तो उसे कहते हैं रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो है ना। तो इसके बाद देखिए बीसल देव रासो का रचयिता कौन है? यह है नरपति नल है। रतन रासो रचयिता कौन है? कुंभकर्ण है। हमीर रासो का रचयिता जोधराज है। खुमान रासो का रचयिता कौन है? दौलत विजय है। और सगत रासो इसकी रचना किसने की थी? गिरधर आसिया ने की थी। तो ये सभी रासो जो है आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लें। इसके बाद देखिए किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक कहलाती है।
किसी विषय विशेष पर विस्तार से वर्णन कहाँ प्राप्त होता है अपने को? तो विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है अपने को विगत में। ठीक है, मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखी थी? मुहूर्त नैणसी ने लिखी थी। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का जो वर्णन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? साखी के माध्यम से। जैसे कबीरदास की साखियाँ है ना, तो उन साखियों में संत कवि के द्वारा अपने स्वयं के जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों का वो वर्णन करते हैं। जनसाधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाना, इसके लिए असाधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? श्लोक कहलाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 में अकाल का मार्मिक चित्रण किया है? तो वो कवि है उमरदान। द्रौपदी विनय किसकी रचना है? द्रौपदी विनय ये रचना है रामनाथ कविया की है। इसके बाद देखिए मींझर और लीलटांस, ये कई बार पूछी गई रचनाएं हैं। तो ये किसकी है? काव्य संग्रह किसका है? ये मींझर और लीलटांस ये है कन्हैयालाल सेठिया का। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? यह है शिवचंद्र भरतिया। इसे ही राजस्थान का आधुनिक प्रथम गद्यकार कहा जाता है। दुविधा, उलझन, अलेकू, हिटलर, बातारी फुलवारी आदि रचनाएं किसकी है? यह है विजयदान देता की। ये प्रश्न भी आपके महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए विजयदान देता की किस रचना पर पहली फिल्म बन चुकी है? पहली फिल्म बन चुकी है तो वो रचना कौन सी है? दुविधा है। दुविधा। हूँ गोरी किरण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं यादवेंद्र शर्मा की। परन्योड़ी कमारी, धोरारो धोरी, एक बींदनी दो बींद आदि कहानियाँ किसकी रचनाएं हैं? तो देखिए ये रचनाएं हैं नतमल जोशी की। तो साथियों हमने आज इस वीडियो में 9वां जो अध्याय है आरबीएससी कक्षा 10 की बुक से उसके सभी की जो वन लाइनर है जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10। ठीक है, अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।